डियर स्टूडेंट्स, आज आपको जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो आइडेंटिफिकेशन एंड ऑपरेशन ऑफ डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो आईसीयू में, इमरजेंसी में और ऑपरेशन थिएटर्स में हर हाल में रहनी ही चाहिए, क्योंकि ये डिवाइस ऐसी है जब कभी भी हार्ट की रिदम एरिथमिक होती है उस समय इसका यूज किया जाता है, या कभी सडन कार्डियक अरेस्ट हो उस स्टेट में भी इसका यूज होता है। तो ये सडन मैनेजमेंट इसका करने की जरूरत होती है, सडन यूज इसका किया जाता है अगर जरूरत पड़ती है तो इसलिए ये डिवाइस को हम हर हाल में रेडी फॉर्म में रखते हैं, इक्विप्ड रखते हैं, कैलिब्रेटेड रखते हैं और हर हाल में इमीडिएट बेसिस पे इसका यूज होना चाहिए अगर नीड होती है तो। नाउ द टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू डिफिब्रिलेटर्स, टाइप्स ऑफ डिफिब्रिलेटर्स, कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स, आइडेंटिफिकेशंस, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस, सेफ्टी फीचर्स, प्री ऑपरेटिव चेक्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। तो ये 8 पॉइंट्स में हम इन कंटेंट्स को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाद में फिर देख लीजिए। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ डिफिब्रिलेटर्स क्या है? A defibrillator is a life-saving medical device used to deliver a controlled electric shock to the heart to restore normal rhythm. To restore normal rhythm. क्यों? क्योंकि जनरली हार्ट की जो रिदम होती है वो साइनस रिदम होती है, लेकिन साइनस रिदम से अगर हट के कोई रिदम जनरेट होती है उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं एरिथमिया। ठीक है, तो अगर एरिथमिया है तो एरिथमिया को रिदम में लाने के लिए ही हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, एक और स्टेट होती है, आगे बताएंगे। ड्यूरिंग लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक एरिथमियास, पर्टिकुलरली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड pulseless ventricular tachycardia, you just remember both things, these are the two complication, that is VF and VT। ये सबसे मेजर कॉन्सिक्वेंस होता है जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, तो उस केसेस में उनको सेटल करने के लिए हम डिफिब्रिलेटर का यूज करते हैं। इसमें कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है पेशेंट को, हार्ट को, ताकि वो जो एरिथमिक स्टेट है उससे रिदमिक स्टेट में हार्ट हमारा आ जाए। क्रिटिकल रोल इन ऑपरेटिंग थिएटर्स में क्या है? इसेंशियल फॉर मैनेजिंग इंट्रा ऑपरेटिव कार्डियक इमरजेंसीज, required equipment for all operating theaters performing major surgeries, part of the advanced cardiac life support that is called ACLS protocol and must be immediately available and fully functional at all time. Do remember this thing very clearly, it must be immediately available, तुरंत उपलब्ध होना चाहिए, and fully functional, पूरी तरीके से तैयार at all times. Is it clear? So this is one of the most important thing, ये हमेशा रेडी फॉर्म में होगा, फुल्ली फंक्शनल होगा और जब भी जरूरत पड़ेगी अटेंडम इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इंट्रा ऑपरेटिव कार्डियक इमरजेंसीज, अगर कार्डियक कोई इमरजेंसीज है उसमें, उसके साथ साथ कोई ऑपरेशन थिएटर में अगर कोई मेजर सर्जरी चल रही है उससे में कोई कार्डियक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट जिसको एसीएलएस मैनेजमेंट होता है। आप दो तरीके से, अगर ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका यूज होता है और हॉस्पिटल कोर्स ऑफ मैनेजमेंट में भी ट्रॉमा से रिलेटेड कोई केस है उनमें भी इसका, और साथ में कार्डियक कोई अगर लाइफ सपोर्ट की जरूरत है तो उसमें भी। तो इस तरीके से ये हर हाल में रेडी फॉर्म में होना चाहिए और फुल्ली फंक्शनल ऑल टाइम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और जो जरूरत पड़ती है ज्यादातर वीएफ और वीटी के केसेस में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 3, टाइप्स ऑफ डिफिब्रिलेटर्स। डिफिब्रिलेटर कितने तरीके के होते हैं? पहला, मैनुअल ऑब्लिक कन्वेंशनल डिफिब्रिलेटर, सेकंड इज ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, third is semi-automated defibrillator, and fourth is implantable cardioverter defibrillator. These are the 4 types of defibrillator. पहला, मैनुअल, इसमें क्या होता है? ऑपरेटर डिटरमाइंस एनर्जी लेवल एंड टाइमिंग। तो इसमें जो ऑपरेट करता है वही डिटरमाइन करता है कि कितनी एनर्जी दी जाएगी शॉक के लिए, और टाइमिंग भी वही सेट करता है। ठीक, नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन इन ओटी सेटिंग्स। ओटी सेटिंग्स में यही यूज होता है ज्यादातर। Number 2 is automated external defibrillator, that is called AED. ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिफिब्रिलेटर है, याद रखिएगा, AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसमें क्या है? इट एनालाइजर रिदम ऑटोमेटिकली, अपने आप ही रिदम को ही असेस करता है, एंड वॉइस प्रॉम्प्ट्स गाइड द यूजर्स, और वॉइस प्रॉम्प्ट्स के थ्रू ये काम करता है। ठीक,
नेक्स्ट इज सेमी ऑटोमेटेड, इसमें एनालाइजेस रिदम बट रिक्वायर्स ऑपरेटर टू डिलीवर शॉक। इसमें रिदम को तो एनालाइज करता है लेकिन शॉक देने के लिए बाहर से ऑपरेटर को वर्क करना इस पे होता है। ठीक है, कब शॉक देना है, कितना देना है, वो मेंशन करता है। नेक्स्ट कंबाइंस ऑटोमेशन विद मैनुअल, और इसमें क्या होता है सेमी ऑटोमेटेड, मतलब मैनुअल भी है और ऑटोमेटिक भी है, तो कॉम्बिनेशन होने के कारण इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेशन विद मैनुअल, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, ये सर्जिकली प्लेस्ड किया जाता है इंटरनल डिवाइस में फॉर पेशेंट विथ क्रॉनिक एरिथमिया रिस्क, जिनको क्रॉनिक एरिथमिया होता है, अलग अलग टाइम पे बार बार जो है रिदम्स उनकी चेंज होती रहती है, वहां पे ये इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर यूज किया जाता है। लेकिन ये बहुत कम ही इसकी स्थिति होती है, जरूरत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है ये या फिर ओटी में ही है। ठीक है, ये दो डिवाइसेस मैक्सिमम यूज होते हैं। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स आइडेंटिफिकेशन एक्सटर्नल, डिफिब्रिलेटर पैडल्स और इलेक्ट्रोड्स में क्या क्या होता है वो समझ लीजिएगा। तो इसमें डिफिब्रिलेटर पैडल्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, स्टर्नम पैडल एंड अपेक्स पैडल विद हैंडल्स, डिस्पोजेबल एडहेसिव इलेक्ट्रोड्स पैड्स प्रिफर्ड इन मॉडर्न यूनिट्स। तो ये पैडल्स होते हैं, एक अपेक्स के लिए और एक स्टर्नम के लिए। ठीक है, तो वन इज स्टर्नम अनदर इज ऑन अपेक्स, तो ये पैडल्स होते हैं, पैडल विद हैंडल्स, और डिस्पोजेबल एडहेसिव इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड ही लगाए जाते हैं चिपका के, फिर उसके बाद शॉक दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, और एनर्जी सेटिंग कितनी है, आपने जितनी एनर्जी सेटिंग की होती है वो उसमें मेंशन होती है, 200 जूल किया, 120 जूल किया, वो सारी चीजें वहां मेंशन होती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में क्या होता है, पावर बटन्स होते हैं, एनर्जी सेलेक्टर डायल होता है, चार्ज बटन और शॉक बटन, ये सारी चीजें कंट्रोल पैनल में होती है। पावर का बटन होता है, एनर्जी सिलेक्शन कितना है वो चार्ज बटन, चार्ज का मेंशन होता है, और फिर जब शॉक डिलीवर होना होता है तो शॉक का बटन प्रेस करते हैं, शॉक तुरंत इमीडिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज ईसीजी केबल एंड लीड्स, इसमें 3 लीड्स और 5 लीड की ईसीजी होती है, मॉनिटरिंग सिस्टम, पावर सोर्स, एसी पावर कॉर्ड एंड रिचार्जेबल बैटरी बैकअप, दोनों तरीके से हो सकता है। एसी पावर से डायरेक्ट भी ये रहता है, और अगर नहीं भी है तो भी एसी पावर से हट करके भी रिचार्जेबल बैटरी इसमें होती है, बैटरी से भी इसको शॉक दे सकते हैं। कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन इंटरनल में, इसमें अंदर क्या क्या होता है, कैपेसिटर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, रेक्टिफायर सर्किट, डिस्चार्ज सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। तो कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर डिस्चार्ज, एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एसी टू हाई वोल्टेज एसी, एंड रेक्टिफायर सर्किट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी करंट, एंड डिस्चार्ज सर्किट कंट्रोल्स एनर्जी डिलीवरी थ्रू पैडल्स, पैडल्स के थ्रू इसको कंट्रोल करते हैं एनर्जी को। और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, मैनेजेस ऑल फंक्शंस, ईसीजी एनालिसिस, सेफ्टी चेक्स एंड एनर्जी डिलीवरी कंट्रोल, ये सारी चीजें जो होती है माइक्रो प्रोसेसर या कंट्रोल सिस्टम से गवर्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, हाउ डिफिब्रिलेशन वर्क्स, कैसे डिफिब्रिलेशन वर्क करता है। डिफिब्रिलेशन डिलीवर्स अ ब्रीफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक शॉक टू द हार्ट टू डीपोलराइज to a critical mass of myocardial cells simultaneously. This temporarily cessation कहते हैं रोकने को, allows the heart's natural pacemaker that is called SA node to resume control and restore organized electrical activity. Means ये electrical shock जो होता है high energy का, वो heart को depolarize करने के लिए काम करता है, mass of myocardial जो cells होती हैं simultaneously, और उसकी वजह से क्या होता है, ये हार्ट को अलाउ करता है कि अपना नेचुरल जो पेस मेकर है एसए नोड, वो एसए नोड क्या होता है, इसको हम लोग नेचुरल पेस मेकर कहते हैं, जो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है। ये वैसे दिखता नहीं है, राइट एट्रियम में अपर पार्ट में होता है, और इसके थ्रू ही जो आपकी पल्स जनरेट होती है। नॉर्मली हम लोगों की 72 बीट्स पर मिनट होती है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि जो पल्स जनरेट होती है वो एसए नोड से ही जनरेट होती है। तो कितनी रहनी है वो स्टैंडर्डाइज यहीं से, इसलिए इसको पल्स जनरेटर भी कहते हैं, नेचुरल पल्स जनरेटर। ठीक है, और कभी अगर कोई पेशेंट ऐसा होता है जो हार्ट ब्लॉक के स्टेट में होता है, तो वहां पे फिर हम लोग आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल भी अगले लेक्चर्स में हम पेसमेकर पे ही बात करेंगे, तो उसमें हम सब समझा देंगे।
तो ये ऐसे नोड अपनी फिर से अपने सिरे से, चूंकि कंडक्शन डिस्टर्ब हो गया था उसका डिपोलराइज होने के कारण, तो ये फिर से अपना रिपोलराइज होकर के सिस्टमैटिक अपना फिर से काम करता है और रेस्टोर ऑर्गेनाइज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है फिर से अपनी साइनस रिदम। क्या होता है, वीएफपीटी में फास्ट रैपिड मोमेंटम होता है हार्ट का, लेकिन जब रिदम में आ जाता है तो फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सिस्टमैटिक। दैट इज नेक्स्ट इज हाउ एनर्जी फ्लो प्रोसेस क्या है। AC power converted to DC via rectifier, transformer steps up voltage to 5000 volt, energy stored in capacitor 50 to 360 joules and discharged through pedals to patient's heart। मतलब ये स्टेप्स हैं एनर्जी फ्लो के कि कैसे AC से DC फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज को 5000 वोल्ट पे लिया जाता है, फिर एनर्जी को स्टोर करके इन कैपेसिटर में इस लेवल पे रखते हैं, और फिर कितना डिलीवर करना है वो आप सेट करके उतना ही देंगे तो उतना ही पेशेंट को डिलीवर होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज एनर्जी लेवल्स एंड वेव फॉर्म्स। स्टैंडर्ड एनर्जी लेवल्स क्या होता है हमेशा याद रखिएगा। एडल्ट्स के लिए 120 से 200 जूल्स होता है बाइफेजिक में, प्लीज डू रिमेंबर, भूलिएगा नहीं कभी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी जब आपको काम करने को मिलेगा तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर आपका डिफिब्रिलेटर बाइफेजिक है तो बाइफेजिक में आपको क्या है कि 120 से लेकर 200 जूल तक ही अधिकतम आप सेट कर सकते हैं। शुरुआत 120 से बढ़ाते हुए 200 तक जा सकते हैं। ठीक। और 360 जूल्स मोनोफेजिक में। मोनोफेजिक अगर डिफिब्रिलेटर है तो वहां पे अधिकतम जो है 360 जूल तक आप एनर्जी सेट कर सकते हैं और डिलीवर भी कर सकते हैं। ये मोनोफेजिक के लिए है और बाइफेजिक के लिए ये हमेशा याद रखिएगा। पीडियाट्रिक्स में क्या है, 2 to 4 जूल्स पर केजी बॉडी वेट, जितना पेशेंट का बॉडी वेट हो बच्चों में 2 से 4 जूल एडजस्ट कर लें उनके बॉडी वेट के हिसाब से। एंड सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्सन 50 to 100 जूल इनिशियली। अगर कार्डियोवर्जन करना है, रिदम को इरेगुलर को सेटल खाली करना है तो उसमें 50 से 100 जूल तक आप अधिकतम दे सकते हैं। ये कार्डियोवर्जन के प्रोसेस में होता है। अभी समझ लीजिए शॉक वेव फॉर्म में कैसे समझेंगे इसको। मोनोफेजिक और बाइफेजिक क्या होता है। मोनोफेजिक में क्या होता है, सिंगल डायरेक्शन करंट फ्लो रिक्वायर्स हायर एनर्जी। अगर एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रही है तो आपको हायर एनर्जी चाहिए। ठीक। लेकिन बाइफेजिक में क्या होता है, जो अब सबसे ज्यादा यही यूज होता है, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न स्टैंडर्ड, तो इसमें करंट रिवर्सेस डायरेक्शन, मोर इफेक्टिव, लेस एनर्जी। तो क्या होता है, चैनल के थ्रू अगर काम करते हैं तो ज्यादा एनर्जी की देने की जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यूअस मोमेंटम में रहता है, रिवर्स डायरेक्शन में रहता है, और ये मोर इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव है, और इसमें एनर्जी भी कम देनी पड़ती। तो ये इसलिए हर हाल में सबसे बेस्ट इफेक्टिव माना जाता है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल इंडिकेशंस। कब कब देते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है, ध्यान रखिएगा, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। जब वीटी होता है, एक बात याद रखिएगा, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, कंटिन्यूअस रिदम बनती है, लेकिन जब आप पल्स फील करेंगे तो आपको पल्स नहीं मिलेगी। You will not be able to get the pulse of the patient, but the ECG is showing that continuous, this ventricular tachycardia is continuous. Only ventricular function will be shown, the P wave will be absent. तो आप कंटिन्यू उसमें ventricular QRS complex तो दिखेगा, लेकिन P wave नहीं दिखेगी। तो क्या होता है, ये इस केस में पल्सलेस हो जाता है, क्योंकि खाली जब चूंकि ventricular tachycardia हो रहा है तो पल्सेशन के लिए एट्रियल फंक्शन भी तो उसका उस तरीके से जरूरत होता है ना, तो वो चीज शो नहीं होती क्योंकि वही अपने ऊपर डोमिनेट है। तो वो उसके कारण से क्या होता है कि इतनी जल्दी फंक्शन उसका होता है कि वो एक तरीके से वेव फॉर्म बनती ही नहीं पल्स की, तो वो शो नहीं होती है, पल्स फील नहीं होती। अनस्टेबल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें भी सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन होता है, और आर्टियल फिब्रिलेशन और फ्लटर रिक्वायरिंग इमीडिएट कन्वर्जन। और ये अगर ये दो कंडीशंस और है, फ्लटर और फिब्रिलेशन, अगर हार्ट रेट 200 तक है तो फिब्रिलेशन की कंडीशन है, अगर अबव 200 है, 200 से ऊपर है तो फिर फ्लटर होता है। यू आर नॉट वन ऑफ द ऐसा कंडीशन होता है जो पेशेंट के लिए भी बड़ी मुश्किल की घड़ी होती है और डॉक्टर्स के लिए भी। सो टाइमली इसको सेटल करना और रिदम में लाना और पेशेंट को स्टेबल करना, इट्स वन ऑफ द टफ टास्क, बट व्हेन वी विल मैनेज इन अ सिस्टमैटिक मैनर वी विल बी सक्सेसफुल, बट द रिस्क कैन बी देयर। वहां पे रिस्क हमेशा रहेगा कि कभी भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स में पैडल कांटेक्ट डिटेक्शन
प्रिवेंट शॉक डिलीवर इफ पैडल्स नॉट इन प्रॉपर कॉन्टेक्ट विथ पेशेंट्स। पहली चीज, अगर पेशेंट के साथ पैडल्स प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है तो फिर शॉक मत दीजिए। चार्ज टाइम आउट, ऑटोमेटिकली डिस्चार्जेस एनर्जी इफ नॉट डिलीवर्ड विद इन 60 सेकंड। अगर 60 सेकंड में उसने चार्ज करके डिलीवर नहीं किया तो अपने आप होल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनल डिस्चार्ज सर्किट में क्या है, सेफ डिस्पोजल ऑफ अनयूज्ड चार्ज विदाउट हार्मिंग पेशेंट। तो सेफ डिस्पोजल ऑफ अनयूज्ड, अगर अनयूज्ड चार्ज है तो वो अपने आप ही डिस्पोज हो जाता है ताकि पेशेंट को हार्म ना पहुंचे। नेक्स्ट इज ईसीजी आर्टिफैक्ट डिटेक्शन, वॉन्स इफ सिग्नल क्वालिटी इज पुअर और इंटरफेरेंस प्रेजेंट। अगर कोई सिग्नल क्वालिटी पुअर है तो वो मेंशन करता है, ठीक है, और अगर उसके साथ साथ कोई इंटरफेरेंस है, उसमें कोई उसकी रुकावट है, उसके तरीके से जो काम करने में फंक्शनल उसको रिस्पांस देने में दिक्कत है ईसीजी का, तो वो मेंशन करता है। नेक्स्ट, पैडल प्रेशर सेंसर इंश्योर्स एडिक्वेट कॉन्टैक्ट प्रेशर फॉर इफेक्टिव शॉक डिलीवरी। इंश्योर एडिक्वेट कॉन्टैक्ट प्रेशर अगर प्रॉपर है तो फिर वो शॉक डिलीवर करता है। नेक्स्ट, ऑडिबल ऑब्लिक विजुअल अलार्म्स, चार्जिंग टोन एंड स्टैंड क्लियर वार्निंग्स ड्यूरिंग शॉक डिलीवरी। क्या होता है बेटा, जब हम पेशेंट को डीसी शॉक दे रहे होते हैं तो उस स्टेज में पैडल्स लगे होते हैं, या तो उस तरीके से या वही होते हैं, हैंड पैडल्स होते हैं, तो प्रॉपर्ली उसमें जेली लगा करके एक उसके स्टर्नम के पार्ट पे, एक अपेक्स पार्ट पे लगा करके जूल सेट करके, फिर जब हम चार्ज मेंशन करते हैं तो शुभ बोलता है, स्पीच करता है, इट्स चार्जिंग 200 जूल, और जब चार्ज हो जाता है तब भी वो मेंशन करता है। फिर एक मेंशन करता है अवे फ्रॉम द पेशेंट, कीप अवे फ्रॉम द पेशेंट, आपको पेशेंट से बाकी लोगों को दूर हो जाना है। And when you are going to deliver the shock, the patient is in this position and you don't have to touch the patient and the bed also. आपको बेड भी नहीं छूना है, पेशेंट को भी नहीं टच करना है। Once you have ready to give the shock in such a way, you can also get affected. आपको भी शॉक लग सकता है। That's why stand clear. ठीक, आपको अवे रहना है, उससे टच नहीं होना है, दूर से ही दिया जाता है। And then you will feel that thing, and you watch the ECG rhythm in that way. It's coming sinus or not, it is still in this way. अगर दिया और settle हो गई, it's okay, fantastic. And if it is again, then be ready again for few minutes. ठीक, तो ये प्रोसेस कुछ समय तक चलता है। अच्छा, ये तो हो गया। हाँ, दिक्कत क्या है, ये तो ऊपर ही चला जाता। नाउ 10th, ये भी हो गया था। नेक्स्ट, प्री ऑपरेटिव चेक्स में हम आ जाते हैं। डेली इक्विपमेंट चेक प्रोटोकॉल क्या होता है, विजुअल इंस्पेक्शन, पहला काम है देख करके समझना। चेक फॉर फिजिकल डैमेज टू यूनिट, केबल्स एंड पैडल्स। आप उसको असेसमेंट करेंगे कि फिजिकली कहीं डैमेज तो नहीं है, इसके साथ साथ उसके केबल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके पैडल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीजों को अश्योर करते हैं कि चीजें सही से हैं कि नहीं है। दूसरी चीज, एंश्योर ऑल एसेसरीज आर प्रेजेंट एंड इंटैक्ट, और साथ में जो भी एसेसरीज उसमें यूज होती हैं वो प्रॉपर्ली अवेलेबल है और इंटैक्ट है, मतलब प्रॉपर कनेक्टेड है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई पॉइंट छूटा हुआ है जिसकी वजह से जब हम प्रोसेस में आए तो वो चीज करने में हमें मुश्किल हो। ठीक है, क्योंकि यहां पे इस प्रोसेस में, थोड़ा सा डोर ओपन कर दीजिएगा, डोर ओपन कर दीजिएगा। तो क्या होता है इसमें जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं, अगर ये चीज सही से नहीं होती है तो उस केस में क्या होता है कि आपको रिस्पांस इमीडिएट चाहिए और चीजें विड्रॉ होती हैं, हटी होती हैं, तो वहां पे डीसी शॉक काम नहीं करेगा। तो आपको क्या होगा, जो इमीडिएट रिजल्ट चाहिए उसमें डिले हो सकता है और लाइफ थ्रेटन हो सकती है। सो चीजें इसलिए पहले से चेक करके रखना होता है। नेक्स्ट इज पावर स्टेटस, वेरीफाई एसी पावर कनेक्शन और बैटरी चार्ज लेवल मोर देन 80%। आप ये चेक करेंगे कि एसी पावर कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं, बैटरी प्रॉपर चार्ज है कि नहीं, ये हर हाल में 80% से ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट, टेस्ट बैटरी बैकअप फंक्शनैलिटी, और बीच बीच में आपको बैटरी बैकअप का फंक्शनैलिटी भी चेक करते रहना होगा। ये देखना होगा कि आपकी बैटरी बैकअप सही से काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि फिर जब आपको इमरजेंसी पड़ती है उस टाइम पे आपके पास बहुत चांस नहीं होता है। फंक्शनल टेस्टिंग, पावर ऑन एंड वेरीफाई डिस्प्ले फंक्शनल करेक्टली, और नॉर्मल वे में आप इसको चेक करते रहें और ये देखें कि पावर ऑन करें, वेरीफाई डिस्प्ले फंक्शंस, जो भी उसके डिस्प्ले फंक्शंस हैं उनको चेक करें,
चार्ज की जरूरत है चार्ज करके ओके करें और डिलीवर नहीं करें, लेकिन बाकी सारी फंक्शनल देख लें कि आपकी प्रोसेस में है कि नहीं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज टेस्ट चार्ज एंड डिस्चार्ज साइकिल इनटू इंटरनल लोड। तो टेस्ट चार्ज आप कर सकते हैं एंड डिस्चार्ज साइकिल, ये आप इंटरनल लोड उसका सिस्टम होता है उसके थ्रू आप पूरा चेक कर सकते हैं। वेरीफाई ईसीजी मॉनिटरिंग विद टेस्ट सिग्नल, और ईसीजी मॉनिटरिंग टेस्ट सिग्नल के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज पैडल ऑब्लिक इलेक्ट्रोड चेक, इंस्पेक्ट पैडल सरफेस फॉर कोरोजन और डैमेज। जो पैडल सरफेस होता है जो हम पेशेंट को चिपकाते हैं वो देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, डैमेज तो नहीं है या कोई इसमें कोरोजन तो नहीं है, तो वो चीज को भी ध्यान रखना है। जनरली हर बार कोशिश करते हैं नया ही यूज करें। नेक्स्ट इज चेक इलेक्ट्रोड जेल और इंश्योर डिस्पोजेबल पैड्स आर विद इन एक्सपायरी। तो जो ज्यादातर जो एईडी होता है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, उसमें ये चीजें होती है, लेकिन मैनुअल अगर कर रहे हैं तो फिर उसमें जेली लगा करके और पैडल रेडी फॉर्म में होता है, आप उसी से शॉक देते हैं। ठीक है, तो चेक इलेक्ट्रोड जेल और इंश्योर डिस्पोजेबल पैड्स आर विद इन एक्सपायरी। ये देख लें कि वो पैड कहीं एक्सपायरी में तो नहीं है, एक्सपायर तो नहीं है, तो वो भी असेस करके तब यूज करें। डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड चेक रिजल्ट्स इन इक्विपमेंट लॉगबुक। जो भी आपने चेक किया रिजल्ट आपको इक्विपमेंट लॉगबुक में चेक करना चाहिए कि इक्विपमेंट ओके है कि नहीं है, इसमें कोई इशू तो नहीं है, कोई डैमेज है तो वो मेंशन करो, फंक्शनिंग में कोई इशू है तो उसको मेंशन करो। रिपोर्ट एनी डिफेक्ट्स इमीडिएटली टू बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अगर कोई भी डिफेक्ट है, फंक्शन में इशू है, तो आपको इमीडिएट बायोमेडिकल इंजीनियर को इन्फॉर्म करना, या आपकी जो अपर अथॉरिटीज है उनको इमीडिएट बेसिस पे इन्फॉर्म करिए कि सर इसमें ये दिक्कत आ रही है, इसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रिपरेशन। 4 पॉइंट में समझिएगा। पहला, असेस द सिचुएशन। पहली चीज है इस काम को होने से पहले सिचुएशन को असेस करना। कंफर्म कार्डियक अरेस्ट, ये असेस करिए कि पेशेंट का हार्ट बीट करना बंद कर दिया है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट, एंड रेस्पिरेशन इज आल्सो एब्सेंट। चेक पल्स, पहले पल्स चेक करिए एंड ब्रीदिंग, पल्स और ब्रीदिंग चेक करिए। इनिशिएट सीपीआर, सीपीआर स्टार्ट करिए इमीडिएटली, तुरंत। इफ नो पल्स डिटेक्टेड, अगर आपको पल्स नहीं मिलती है, पेशेंट की सांस रुक गई है, दिल की धड़कन आपने चेक कर लिया है ठीक से रुक गई है, तो सीपीआर स्टार्ट करें। इमीडिएट कार्डियक मसाज हैज टू बी स्टार्टेड। यू हैव टू कीप योर हैंड इन दिस वे एंड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम स्टार्ट कंप्रेशन, दिस इज कॉल्ड कार्डियक मसाज। ठीक है, वो सीपीआर नेक्स्ट हम लेक्चर्स में आपको बताएंगे। और कार्डियक मसाज और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो आप उसको एम्बू से, अगर ईटी ट्यूब नहीं पड़ा है तो एम्बू लगा करके ऑक्सीजन से कनेक्ट करके करते हैं, और अगर आपके पास रोड साइड कुछ हो गया है तो फिर आप कार्डियक मसाज और माउथ टू माउथ करेंगे। अगर ईटी ट्यूब पड़ी है तो ट्यूब से उसको वेंटिलेट करेंगे और कार्डियक मसाज करेंगे। ठीक है, एक्टिवेट द डिवाइस, turn on the defibrillator, ensure it completes self test successfully and display shows ready status। ये चेक करेंगे कि मशीन आपकी एक्टिवेटेड है, डिवाइस एक्टिवेट है। जब डिवाइस एक्टिवेटेड हो जाएगी, डिस्प्ले शो कर देगा, तब आप अगले स्टेज के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर प्रिपेयर द पेशेंट, एक्सपोज चेस्ट कंप्लीटली, पेशेंट का चेस्ट पूरा खोलेंगे। रिमूव एनी मेटल ज्वेलरी, अगर कोई ज्वेलरी मेटल की पहनी है उसको हटा देंगे। ड्राई द स्किन इफ वेट, अगर पसीने से भीगी है तो तुरंत जरा किसी सूखे कपड़े से उसको पोंछेंगे। शेव एक्सेसिव चेस्ट हेयर इफ नेसेसरी, अगर सीने पे बहुत बाल है तो उसको प्रॉपर्ली शेव करेंगे। अगर नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट उसके थ्रू देते हैं तो बर्न हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई इलेक्ट्रोड्स और पैडल्स, अब या तो आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं तो आप उसको लगा के कनेक्ट कर दिए ईडी से, और नहीं तो पैडल्स हैं तो डायरेक्ट फिर पैडल से आप काम करें। अप्लाई कंडक्टिव जेल टू पैडल्स और प्लेस डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोड्स पैड, पोजीशन स्टर्नम पैडल, उसमें लिखा रहता है स्टर्नम पैडल और अपेक्स पैडल। ठीक है, स्टर्नम पैडल राइट अपर चेस्ट बिलो क्लेविकल, अपेक्स पैडल लेफ्ट लोअर चेस्ट एट मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, तो ये पोजीशनिंग होती है स्टर्नम पैडल राइट अपर चेस्ट बिलो क्लेविकल। ठीक है, आपके चेस्ट में बिलो क्लेविकल, क्लेविकल के नीचे राइट अपर चेस्ट में, राइट अपर चेस्ट ये, और जो दूसरा वाला रहेगा लेफ्ट लोअर चेस्ट एट मिड एक्सिलरी लाइन, ये आपका लेफ्ट साइड।
तो ये दोनों पोजीशन उसमें मेंशन होता है, और उसको आप उस तरीके से उस पर इलेक्ट्रोड चिपका के कनेक्ट करेंगे, सेट करेंगे, जूल एंटर करेंगे, और जैसे ही आप चार्ज मेंशन करेंगे चार्ज होगा, उसका शॉक डिलीवर के लिए डिलीवरिंग शॉक मेंशन होता है, आप देंगे वो सडन शॉक दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, एनालाइज रिदम, चेक ईसीजी मॉनिटर। जो आपने कर दिया तो चेक ईसीजी मॉनिटर को चेक करेंगे, कंफर्म शॉकेबल रिदम वीएफ और पल्सलेस वीटी, कंटिन्यू सीपीआर ड्यूरिंग एनालिसिस इफ एबल। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसका क्या स्टेटस है वीएफ या वीटी का, या अगर नहीं भी है तो भी कंटिन्यू सीपीआर आप चलाते रहेंगे। ठीक, सेलेक्ट एनर्जी लेवल, सेट अप्रोप्रिएट एनर्जी 120 से 200 जूल और बाइफेजिक में, और 360 से 360 जूल मोनोफेजिक में फॉर एडल्ट्स, एडजस्ट डायल डिजायर्ड सेटिंग। फिर उसके बाद चार्ज द डिवाइस, चार्ज करें, प्रेस चार्ज बटन, लिसन फॉर राइजिंग टोन, डिवाइस विल इंडिकेट व्हेन फुल्ली चार्ज, टिपिकली 5 to 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर फिर से दोबारा वो चार्ज हो जाती है। ठीक है, यहां मेंशन है क्लियर एंड डिलीवर शॉक। क्लियर मतलब आप जगह छोड़ दें, अटैच नहीं रहे बेड से, या जो आपका स्ट्रेचर है या बेड है उससे दूर हो जाए। क्रिटिकल सेफ्टी स्टेप, अनाउंस लाउडली स्टैंड क्लियर शॉकिंग, स्टैंड क्लियर शॉकिंग मतलब लोग दूर हो जाएं और शॉकिंग देने जा रहे हैं। एंश्योर नो वन इज इन टचिंग पेशेंट, लिखा है ये अश्योर करे कि कोई मरीज को छू ना रहा हो, बेड को ना छू रहा हो, और एनी कंडक्टिव इक्विपमेंट, और इसके साथ कोई जुड़ा हुआ इक्विपमेंट ना हो जो आपको, मान लीजिए आपने कोई लोहे की चीज वहां से अटैच है और दूसरी आपने पकड़ के खड़े हुए हैं, ध्यान नहीं दिया, तो वहां जब शॉक देगा तो आपको भी, ठीक है। यूजली कंफर्म क्लियरेंस, प्रेस शॉक बटन फर्मली, तो प्रेस बटन शॉक फर्मली जोर से दबाएंगे ऑन बोथ पैडल्स साइमल्टेनियसली, और सिंगल शॉक बटन, अगर सिंगल शॉक होता है राइट साइड होता है तो उसी को दबाते हैं, और अगर दोनों साइड है तो एक साथ दोनों दबाते हैं, देन इट डिलीवर्स। नेक्स्ट इज पोस्ट डिफिब्रिलेशन केयर। डिफिब्रिलेशन के बाद क्या करनी है केयर, इमीडिएट एक्शंस आफ्टर शॉक डिलीवरी, रिज्यूम सीपीआर, सीपीआर चलाते रहेंगे, करते रहेंगे। रीअसेस रिदम, रिदम को चेक करेंगे। एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, पेशेंट को मेडिकेशंस भी साथ में देते रहेंगे। एंड रिटर्न्स ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, ये शब्द बेटा याद रखिएगा, दरअसल ROSC, ठीक है, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। जो हम सीपीआर करते हैं ना वो इसी के लिए करते हैं। सीपीआर का मेन एम ही यही है कि रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन आपका आ जाए। कैसे कैसे समझ लो। रिज्यूम सीपीआर इमीडिएटली, बिगिन चेस्ट कंप्रेशन विदाउट डिले फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर ही आपको सीपीआर स्टार्ट करना, 5 साइकिल्स उसमें करना है। डू नॉट स्टॉप टू चेक पल्सेस और रिदम इमीडिएटली आफ्टर शॉक, शॉक के बाद आप बार बार तुरंत चेक नहीं करेंगे कि बंद कर दीजिए चेक करिए, नो। नेक्स्ट रीअसेस रिदम, रिदम को चेक करिए आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ सीपीआर, चेक मॉनिटर फॉर रिदम, रिदम को चेक करिए मॉनिटर पे। इफ शॉकेबल रिदम परसिस्ट, अगर अभी भी शॉक देने वाली रिदम आ रही है, वीएफ या वीटी अभी भी आ रही है या कुछ चेंजेस मिल रहा है, तो प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट शॉक, दूसरे शॉक के लिए तैयार हो जाइए। इंक्रीज एनर्जी लेवल इफ सब्सिक्वेंट शॉक इज नीडेड, अगर फिर भी जरूरत है तो फिर एनर्जी बढ़ा के शॉक दीजिए। शुरुआत कम से होता है, धीरे धीरे मैक्सिमम पे जाते हैं। नेक्स्ट एडमिनिस्टर मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन है जिसमें हम इपिनेफ्रिन और अमायोडेरॉन देते हैं पेशेंट को। ये वीएफ-वीटी के लिए ये एक तरीके से एंटी एरिथमिक ड्रग है, दैट इज कॉल्ड इन यूज इन वीएफ एंड वीटी, एंटी एरिथमिक, और ये इपिनेफ्रिन है, ये यूज किया जाता है सीपीआर के। नेक्स्ट रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, कीप पल्स इफ यू नो ए ऑर्गेनाइज्ड रिदम अपीयर्स ऑन मॉनिटर, चेक पल्स करेंगे अगर देखेंगे कि रिदम अपीयर्स ऑन मॉनिटर, रिदम मिल रही है हार्ट की, गुड। इनिशिएट पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर प्रोटोकॉल, और पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। मॉनिटर वाइटल्स साइंस कंटिन्यूअसली, और मॉनिटर जो वाइटल्स के आ रहे हैं उनको कंटिन्यूअसली आप ऑब्जर्व करेंगे। इट इज वन ऑफ द सीरियस और कह लो कि वेरी prominent and very effective working at all when you are doing this. You cannot leave any process at all. आप कोई भी प्रोसेस छोड़ नहीं सकते हैं, कोई भी चीज इसमें से मिस नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रोसीजर्स जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको डेविएट नहीं कर सकते हैं।
तो आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो करने होंगे। अगर नहीं करते हैं, एक भी स्टेप इसमें से छूटता है तो रिवाइवल क्वेश्चन मार्क होता है, पेशेंट का वापस आना कठिन हो सकता है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ डिफिब्रिलेटर। रूटीन मेंटेनेंस करें, डेली वीकली चेक करें, बैटरी चेक करें, चार्ज स्टेटस चेक करें, विजुअल इंस्पेक्शन देख करके चेक करें कि कोई डैमेज तो नहीं है, टेस्ट शॉक डिलीवरी इनटू लोड, आप लोड में कनेक्ट करके चेक करें कि डिलीवर कर रहा है शॉक की नहीं। फिर मंथली क्लीन एक्सटीरियर एंड पैडल्स, एक्सटीरियर पैडल्स को चेक करें। फिर चेक एक्सपायरी डेट्स ऑन जेल, जो एक्सपायरी डेट चेक करें जेल्स और पैड्स में। एनुअली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कैलिब्रेशन बहुत जरूरी है। फुल परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन, पूरी परफॉर्मेंस का वेरिफिकेशन जरूरी है। एंड बैटरी रिप्लेसमेंट इफ नीडेड, सिट डाउन, बैटरी रिप्लेसमेंट इफ नीडेड, अगर बैटरी रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो आप इसको चेक करेंगे। कॉमन इश्यूज क्या आते हैं बेटा इसमें? डिवाइस वोंट पावर ऑन, चेक पावर सोर्स और बैटरी। वो मेंशन करता है कि डिवाइस वोंट पावर ऑन, मतलब डिवाइस पावर से नहीं कनेक्टेड है, तो आप चेक करिए ये सोर्स या बैटरी से सही से लगा है नहीं। नेक्स्ट, वोंट चार्ज, नहीं चार्ज कर रहा है, वेरीफाई पैडल कॉन्टेक्ट एंड चेक केबल्स। फिर शॉक नॉट डिलीवर्ड, तो चेक करिए एंश्योर प्रॉपर पैडल प्रेशर, जो प्रॉपर पैडल प्रेशर दिया वो सही था कि नहीं, और साथ में जेल उसमें लगा था कि नहीं। ठीक। नेक्स्ट, एरर मैसेज डिस्प्लेस, रेफर टू यूजर मैनुअल, अगर कोई एरर मैसेज दिखा रहा है तो यूजर मैनुअल देखिए, और साथ में कॉन्टेक्ट बायोमेट, जो बायोमेट के इंजीनियर्स हैं उनसे बात करिए। फिर ECG सिग्नल अगर पुअर है तो चेक इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, इट रिड्यूसेस, और साथ में रिड्यूस आर्टिफैक्ट, तो अगर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट सही नहीं है तो ECG सिग्नल नहीं मिलेगा आपको, और रिड्यूस आर्टिफैक्ट्स। बैटरी डिप्लीट्स क्विकली, तो अगर बैटरी जल्दी से बैठ जाती है या कम हो जाती है तो रिप्लेस बैटरी, ठीक है। एंड चेक चार्जिंग सिस्टम, ये देखना है। कभी भी इसमें काम चलाऊ काम नहीं किया जाता है, ये शब्द याद रखिएगा, मैं देसी भाषा में कह रहा हूं, क्योंकि मेडिकल में भी और अभी डिफिब्रिलेटर से रिलेटेड डिवाइस जैसी डिवाइस में कभी भी नो एक्सक्यूज, नो, मतलब इस तरीके से कभी नहीं होना है कि उसको हम लाइटली ले लें। नेक्स्ट, क्रिटिकल सेफ्टी प्रिकॉशंस में ऑपरेटर सेफ्टी और हाई वोल्टेज डिवाइस में पर्सनल सेफ्टी बहुत जरूरी है, पेशेंट सेफ्टी बहुत जरूरी है, और इक्विपमेंट सेफ्टी बहुत जरूरी है। तीनों एस्पेक्ट याद रखिएगा। नेवर टच पेशेंट ड्यूरिंग शॉक डिलीवर, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन। समझ में आ गया? मैंने पहले भी कहा है, जब आप शॉक दे रहे हो तो पेशेंट को टच नहीं करेंगे। रिमूव ऑल पर्सनल फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद बेड एंड स्ट्रक्चर्स, जो भी लोग वहां पे हैं उनको उस समय जब आप शॉक दे रहे हैं तो सबको बोलेंगे हर हाल में आप दूर खड़े होइए, टच नहीं करिए। थर्ड चीज, एंश्योर ड्राई एनवायरनमेंट, नो वाटर कॉन्टेक्ट विद डिवाइस और पेशेंट, पानी से दूर रखेंगे, कोई नमी ना हो इसका ध्यान रखेंगे। यूज इंसुलेटेड ग्लव्स यूज करेंगे व्हेन हैंडलिंग पैडल्स ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पेशेंट सेफ्टी के लिए क्या करेंगे? रिमूव मेडिकेशन पैचेस, नाइट्रोग्लिसरीन और निकोटीन के पैचेस लगते हैं पेशेंट को, उनको हटा देंगे चेस्ट एरिया से। डू नॉट प्लेस पैडल्स ओवर पेसमेकर, पेसमेकर भी अक्सर लगा होता है पेशेंट के, अगर कभी पेशेंट को कोई हार्ट ब्लॉक की सिचुएशन होती है तो उसमें परमानेंट पेसमेकर लगता है, वो अंदर की तरफ लगा होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको कोशिश करें या तो अवॉइड करें या फिर उसको हटा करके तब फिर, लेकिन वो उस टाइम तक वो चांस मिलता नहीं है आपको, तो कुछ दूसरा ही आपको प्लान करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आईसीडी चेस्ट में अगर ड्रेन डाला जाता है, उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल ड्रेनेज होता है, तो इसको भी पोजीशन एटलीस्ट 3 इंचेस अवे, इससे 3 इंच दूर ही करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योर एडिक्वेट पैडल्स कॉन्टेक्ट टू प्रिवेंट स्किन बर्न्स, तो पैडल्स को दूर रखेंगे थोड़ा सा ताकि आपस में बर्न ना हो, स्किन बर्न ना हो। नेवर डिफिब्रिलेट इन प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल गैसेस और हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नियर फेस। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि नेवर डिफिब्रिलेट इन प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल गैसेस, अगर आसपास कोई फ्लेमेबल गैस है तो भी पेशेंट को शॉक नहीं देंगे, या हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नियर फेस, चेहरे के पास अगर बहुत ज्यादा रिच ऑक्सीजन है वहां पे तो भी नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है फ्लेयर कर जाए। इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए डू नॉट टच चार्ज पैडल्स टुगेदर, एक साथ नहीं छुएंगे, कॉज डिवाइस डैमेज हो सकती है। डिस्कनेक्ट वेंटिलेटर और मूव अवे फ्रॉम पेशेंट्स हेड ड्यूरिंग शॉक, जब आप शॉक दे रहे हैं तो वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट कर दें या मूव अवे, पेशेंट से दूर हो जाए शॉक के समय।
इंश्योर प्रॉपर ग्राउंडिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इन ओटी, और ये देख लें कि प्रॉपर जो ऑल जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो ग्राउंडिंग होनी चाहिए उनकी। एंड दीज आर द डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, इवेंट डॉक्यूमेंटेशन इन पेशेंट चार्ट, टाइम ऑफ कार्डियक अरेस्ट, ये सब बेटा जो चीजें मेंशन है ये आपको अपनी ओटी में और अपनी वर्किंग्स में एक एक चीज फॉलो करनी होगी, आप इसमें से कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। टाइम ऑफ कार्डियक अरेस्ट, कब कार्डियक अरेस्ट हुआ, इनिशियल रिदम कब आपने देखी वो भी आपको मेंशन करना होगा, नंबर ऑफ शॉक्स कितने दिए आपने और लेवल क्या था एनर्जी का वो आपको मेंशन करना होगा, सीपीआर ड्यूरेशन एंड क्वालिटी, सीपीआर कितनी देर तक कब से शुरू किया और कब खत्म किया और क्या क्वालिटी थी, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकेशंस एडमिनिस्टर विद टाइम्स, क्या क्या दवाएं दी आपने बीच में, साथ में पेशेंट्स आउटकम, बाहर निकल करके आया तो क्या स्थिति थी, आरओएससी रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, जब अपनी रिदम आ जाएगी अपनी पल्स आ जाएगी तो पेशेंट की सांस भी वापस आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत जल्दी सब कुछ करना होगा, अगर आप डिले करते हैं 3 से 5 मिनट तो फिर चांसेस पुअर हो जाते हैं। अचीव्ड और नॉट, मतलब ये आरओएससी आया या नहीं आया ये मेंशन करना होगा। डिवाइस डॉक्यूमेंटेशन में, इन इक्विपमेंट लॉग में, प्री ऑपरेटिव चेक्स, रिजल्ट्स ऑन डेटा एंड सिग्नेचर, ये सारी चीजें मेंशन करनी होगी। एक्चुअल यूसेज रिकॉर्ड, डेट, पेशेंट आईडी नंबर और शॉक कितने, एनी माल फंक्शंस और अबनॉर्मलिटी, कोई अब माल फंक्शन या कुछ में अबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व हुआ उसको मेंशन करेंगे। मेंटेनेंस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड, जो जो उसमें मेंटेनेंस एक्टिविटी की गई वो, और बैटरी रिप्लेसमेंट डेट, अगर बैटरी रिप्लेस की गई है तो उसको मेंशन किया जाता है, उसी डिफिब्रिलेटर डिवाइस पे ही उसको मेंशन कर दिया जाता है कि इस डेट पे चेंज की गई। क्वालिटी एश्योरेंस में मंथली समरी ऑफ डिवाइस यूसेज, मंथली समरी उस डिवाइस की जरूर बननी चाहिए। नेक्स्ट एनुअल कैलिब्रेशन, फिर वही कैलिब्रेशन, सर्टिफिकेट्स फ्रॉम बायोमेडिकल इंजीनियर, हर सालाना उसमें बैटरी का जो कैलिब्रेशन है, सॉरी जो डिवाइस का कैलिब्रेशन है वो बायोमेडिकल इंजीनियर के थ्रू करना चाहिए। नेक्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट्स फॉर एनी डिवाइस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, अगर डिवाइस से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो उसको रिपोर्ट जरूर करें। नेक्स्ट इज लास्ट इज ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट में रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, ये दो चीज हैं। रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन कब क्या चाहिए होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट दैट इज कॉल्ड बीएलएस, advanced cardiac life support that is called ACLS, pediatric advanced life support that is called PALS for pediatric in OT, and device specific manufacturer training, ये 4 तरीके की होती है लेकिन इसमें से ज्यादातर 2 और एक 3 ये स्पेसिफिक है। फिर नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी असेसमेंट में रिटन नॉलेज टेस्ट होता है इसका, प्रैक्टिकल सिमुलेशन सिनेरियोज होते हैं, एक तरीके से सिमुलेशन मतलब एक डिवाइस पे ही सारी चीजें असेस होती हैं, मॉनिटर पे ही इक्विपमेंट ऑपरेशन डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, और एनुअल रीसर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, आपका 1 साल बीत गया तो फिर से आपको इन चीजों का सर्टिफिकेशन लेना होता है, ये नहीं कि एक बार ले लिया जिंदगी भर चलेगा, नो, एवरी ईयर, बिकॉज अपडेशन होता रहता है और आपका भी अपडेशन होता है, तो ये चेक करना होता है कि आप उस एग्जाम को या उस नॉलेज को अपडेट हुए उसके अकॉर्डिंग कि नहीं, ठीक है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन में क्वार्टरली मॉक कोड ड्रिल्स इन ओटी इन्वायरमेंट, अगर नहीं भी कभी कोई ऐसा केस होता है तो भी मॉक ड्रिल होना चाहिए, सरप्राइज उस तरीके का कंडीशन जनरेट करके वो प्रोसेस करके देखना चाहिए। रेगुलर अपडेट्स ऑन न्यू रिससिटेशन गाइडलाइंस, देखो बात आई कोई भी नई गाइडलाइंस आती हैं रिससिटेशन से रिलेटेड, तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या इमरजेंसी से रिलेटेड, तो उन जगहों पे वो अपडेशन को आपको रेगुलेशंस को मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट टीम कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग फॉर कार्डियक इमरजेंसीज, और टीम जो होती है इसमें कई लोग होते हैं, आपस का कोऑर्डिनेशन कार्डियक इमरजेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिव्यू ऑफ एक्चुअल केसेस एंड लेसन्स लर्न, उसके साथ साथ एक्चुअल केसेस को भी आप देखें और लेसन्स भी लर्न करें कि क्या क्या हुआ और कैसे उस चीज को हमने फाइनली मैनेज किया। नाउ वी कम ऑन टू द कंक्लूजन, डिफिब्रिलेटर्स आर एसेंशियल life-saving equipment in the operating theater. Proper identification, operation and maintenance ensure readiness during cardiac emergencies. All OT personnel must be trained and competent in defibrillator use. This line is very, very important for all of you. All OT personnel must be trained and competent in defibrillator use. Next, regular checks and adherence to safety protocols save life. ठीक? And preparation and knowledge are the key to effective emergency response. तो अगर आपके पास प्रिपरेशन है, नॉलेज है, तो आप इफेक्टिव इमरजेंसी रिस्पॉन्स दे सकते हैं।
ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड वर्क अकॉर्डिंगली. ठीक है, थैंक यू सो मच.